Okay, so hello and a very good evening, everyone. Today is 29th of May 2026, and in today's discussion, we will be dealing with some important current related topics that were in news on 28th and 29th, respectively. So, this is the list of topics that we'll be discussing. So, the first topic here is related to Sarthak PDS. Then we have the water budgeting. Then there is a special article on SIR. Then we'll be talking about Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016 because it has completed 10 years in 2026. And then we will be dealing with the NHA National Health Account Estimates 2022-23. Then we'll be discussing about the Central Consumer Protection CCPA. Okay, so CCPA authority is important in news. Next, we will have some science and technology related topics like hydrogen fuel cell train set, then ICC, that is International Court of Criminal Court, Hungary. So recently we have seen that Hungary has rejoined ICC. Then we'll be talking about Forest Advisory Committee, FSC, then Collegium System, then online gaming and GST ruling. In the species in news, we'll be talking about the long-tailed dusk hawker, and finally two topics: River Yamuna and Queen Pineapple Mission. So these are the complete topics. So kindly watch the video till the end. Okay. So I will just taking you to the first topic here, and it is the Sarthak PDS scheme. So recently, as you know, there has been some reforms in the public distribution system. As you can see, under the National Food Security Act 2013, there were two, you can say, criteria of eligibility. First is the Antyodaya Anna Yojana. So under the Antyodaya Anna Yojana, 35 kg of food grains were given per family per month. So every month आपको क्या होता था कि हर महीने में आपको हर फैमिली को, याद रखिए इंडिविजुअल को नहीं, हर फैमिली को 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता था अंडर द AAY. एंड दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज द प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और PHH बेनिफिशियरीज. सो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या होता था, आपका हर पर्सन को हर मंथ 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता था. सो AAY में 35 kg मिलता था पर हाउस होल्ड, और अगर आप देखेंगे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में आपको 5 kg मिलता था फूड ग्रेन्स पर इंडिविजुअल पर मंथ. ओके, and this entire public distribution system is run by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. अभी देखिए, when we are talking about the public distribution system, उसमें सेंटर और स्टेट्स का जॉइंट ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, इसको आप कोऑपरेटिव मॉडलिज्म, फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, सो जो प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये सब होता था थ्रू द FCI, ये सेंटर करता है. स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर देखेंगे, सो उस स्टेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका आप बोल सकते हो फंक्शन है इन केस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज टू आइडेंटिफाई द एलिजिबल फैमिलीज, टू इशू द राशन कार्ड्स एंड टू सुपरवाइज द फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको हम राशन शॉप भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके अंदर ही आपका दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. मोर ओवर आपको और एक मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ. प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना है, जो आपके मतलब कोरोना के टाइम पे ये लाया गया था जब कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था. उस टाइम पे अगर देखेंगे तो मतलब ये तो आपको ये चल ही रहा था ये प्रोग्राम्स जो है. तो उसके अलावा हर एक मतलब अगर देखेंगे मतलब ये जो स्कीम था दैट वाज फॉर द पोरेस्ट ऑफ द पोर. ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज है इसके अंदर तो फूड ग्रेन्स मिलता ही था, प्लस अगर आप देखेंगे इसको 2023 तक इसको मतलब रखा गया था प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना को, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर नेक्स्ट 5 years, मतलब 2028 तक अंडर प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना फूड ग्रेन्स हर मतलब फैमिली को मिलता रहता है पर मंथ. ओके, सो लेकिन याद रखिए प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना में आपको अगर मतलब आपको अगर बेनिफिट्स मिलना है देन यू हैव टू बी मेंबर अंडर द, यू हैव टू बी बेनिफिशियरी अंडर द NFSA 2013. तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए. ठीक है, मतलब जो मतलब बेनिफिशियरीज ऑलरेडी कवर्ड है अंडर AAY एंड PHH कैटेगरीज, उनको ही मतलब प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के अंदर एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स मिलते थे. ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है,
दो स्कीम्स थे, आप बोल सकते हो अंदर ये तो क्राइटेरियाज है AAYPHH, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर दो स्कीम्स थे। एक था असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड FPS डीलर्स मार्जिन अंडर NFSA, एंड दूसरा है स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन PDS, जिसको स्मार्ट PDS शॉर्ट में बोलते थे। ये दोनों स्कीम NFSA 2013 के अंदर रन हो रहा था, लेकिन इन दोनों स्कीम को मर्ज करके अभी इस स्कीम का नाम रख दिया गया सार्थक PDS। ठीक है, और अंडर सार्थक PDS अगर देखेंगे इन दोनों स्कीम को इंटीग्रेट कर दिया गया, और ये सार्थक PDS जो स्कीम है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2031, मतलब इन लाइन विद द 16 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन भी 2031 तक रहेंगे। सो इन लाइन विद द 16 फाइनेंस कमीशन 31 मार्च 2031 तक सार्थक PDS स्कीम को उसका वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 5 साल के लिए उसको बनाया गया, और अगर उसका आउटले देखेंगे आप, वो है अराउंड 25,530 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट कवरेज अगर देखेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो NFSA बेनिफिशियरीज है अराउंड 81.35 करोड़ उनको कवर किया जाएगा। दूसरा देखते हैं इसका फीचर्स। सो की फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या है अंडर द सार्थक PDS स्कीम अगर देखेंगे, इट इज़ ए यूनिफाइड नेशनल डेटाबेस। इसमें AI एनेबल्ड एनालिसिस डैशबोर्ड्स रहेंगे, ऑटोमेटिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम रहेंगे, मतलब जो भी ग्रीवेंसेस रहेंगे ऑनलाइन उसको एड्रेस करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम रहेंगे, AI यूज़ करेंगे, यूनिफाइड नेशनल डेटाबेस होंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, और स्टैंडर्डाइज डिजिटल प्रोसेसेस एंड ISO सर्टिफाइड प्रोटोकॉल्स भी लाया जाएगा फॉर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अभी देखते हैं हम लोग जो हमारा ये सार्थक PDS स्कीम है, इट्स ए सिटीजन सेंट्रिक PDS सिस्टम। वाई? बिकॉज अगर देखेंगे इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग एंड जो FPS के मार्जिन रहेंगे, ठीक है, और प्लस अगर आप देखेंगे ये पूरा आपका मतलब लास्ट माइल डिलीवरी आपको देगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प। और अगर आप देखेंगे स्टैंडर्डाइज जो यहाँ पे ISO सर्टिफाइड प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से जो लीकेज है वो भी कम होंगे। ठीक है, so all these things will ensure that it's a citizen centric PDS scheme। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टू आवर न्यू टॉपिक। दिस इज द रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, अटल भूजल योजना असेसमेंट्स 2023-24 एंड 24-25। सो इसको समझने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं वाटर बजटिंग क्या होता है। वाटर बजटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। सो वाटर बजटिंग क्या होता है, इट्स अ सिस्टमेटिक असेसमेंट दैट कैलकुलेट्स वाटर अवेलेबिलिटी अगेंस्ट डिमांड विद इन ए स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल यूनिट, और यू कैन से विद इन ए डिफाइंड जियोग्राफिकल यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे आप मान लीजिए एक ब्लॉक है, विलेज है, वाटरशेड है, सो उस पर्टिकुलर एरिया में जियोग्राफिकल यूनिट में कितना वाटर अवेलेबल है अगेंस्ट द वाटर डिमांड। ओके, दैट मीन्स अगर इनपुट्स में अगर देखेंगे वाटर अवेलेबिलिटी कैसे होगा, तो इनपुट्स में जैसे रेनफॉल, उस एरिया में जियोग्राफिकल यूनिट में सरफेस इनफ्लोज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसा है, दिस विल कम अंडर द इनपुट्स। एंड आउटपुट्स में अगर देखेंगे वाटर कैसे यूज होता है, जैसे आप देख सकते हो, एक तो इवापो ट्रांसपोरेशन की वजह से क्या होता है, इवापो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर तो ऐसे ही इवापोरेट होकर चले जाएंगे, रन ऑफ होता है, फिर ग्राउंड वाटर भी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये सब आउटपुट्स है। सो वाटर बजटिंग में क्या होता है, एक बैलेंस यूज इंश्योर किया जाता है। ठीक है, सो अंडर द अटल भूजल योजना कुछ असेसमेंट्स किए गए थे इन 11,000 विलेज विलेजेस थ्रू आउट इंडिया। इसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल है उनको मतलब स्टडी किया गया था। तो आउट ऑफ द टोटल 229 ब्लॉक्स, ये जो इस असेसमेंट में यूज़ किया गया, 180 आउट ऑफ 229 ब्लॉक्स हैड शोन इम्प्रूवमेंट इन द ग्राउंड वाटर लेवल। अभी ये जो वाटर बजटिंग है, इसमें हम लोग वाटर का जो डिमांड एंड सप्लाई है वो सब देखते हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वाटर बैलेंसिंग होगा तभी क्या होगा, क्रॉप प्लांटिंग वगैरह प्रॉपर्ली प्लान किया जाएगा, राइट, एज पर द वाटर अवेलेबिलिटी इन द लोकल लेवल। फिर कोई भी जैसे आपका प्रोडक्टिविटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हमको पता चलता है वाटर लेवल। जब हम लोग को पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स का जो वो इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि एक जगह में अगर वाटर लेवल कम है तो दैट विल डेफिनेटली मीन दैट इन सम पॉइंट ऑफ टाइम वो क्रॉप्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंश्योरेंस वगैरह हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्लानिंग करते हैं अर्बन या रूरल प्लानिंग में। फिर रिड्यूसिंग रिस्क किसी ऐसे, जैसे अगर मान लीजिए अभी एल नीनो का जैसे ईयर है,
सो ये जो फेज चल रहा है 2026 से 28 तक, ये माना गया है कि आईएमडी के रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पीक एलनिनो जो होगा वो आई मीन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2027 होगा। तो अभी एलनिनो फेज चल रहा है, राइट। सो ये सब चीज़ें हम लोग कंसिडर करके हम लोग कुछ रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। फिर लाइफ स्टॉक को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो जो फार्म आई मीन यू कैन से आपका एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर्स होते हैं जैसे लाइफ स्टॉक फिशरीज, ठीक है। सो सब वी कैन यूज दिस डेटा फ्रॉम द वाटर बजटिंग टू सपोर्ट द डाइवर्सिफाइड रूरल लाइवलीहुड्स। अभी वाटर बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लाए हैं, जैसे अटल भूजल योजना 2019 में लाया गया था टू रिवाइव द ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। जिसे आप देख सकते हो गोकाट है, बावड़ी है, जोहाद है, टंका है, दीज आर द ट्रेडिशनल यू कैन से कंजर्वेशन सिस्टम्स। और इसको आप बोल सकते हो ग्राम पंचायत लेवल में वाटर को कंजर्व करने के लिए, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए ग्राउंड पंचायत लेवल में आप बोल सकते हैं अटल भूजल योजना लाया गया था इन 2019। फिर दूसरा जो है दैट इज द नेशनल वाटर मिशन। इसमें ये देखा जाता है कि जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है, और इसमें अगर देखेंगे वुमेन लेड पार्टिसिपेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट सम लाइक डिजिटल एप्स एप्लीकेशंस, सो एक वरुणी ऐप आपको याद रखना है। इट वॉज डेवलप अंडर द इंडो जर्मन प्रोजेक्ट विथ नीति आयोग सपोर्ट। एंड ये क्या करता है ऐप, इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स ब्लॉक लेवल वाटर बजट्स यूजिंग रेनफॉल, लैंड यूज एंड डेटा। सो आप बोल सकते हो लैंड यूज, रेनफॉल, डेटा वगैरह जो है आईएमडी या वैसे ही अगर आप देखेंगे लोकल जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन हैं उनके हेल्प से जो नीति आयोग का एक आई मीन बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है अलॉन्ग विद इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन। सो ये ऐप मतलब टाइम टू टाइम ब्लॉक लेवल में वाटर बजट्स अलग अलग एरियाज़ का देते रहते हैं उसके रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेट लेवल एक्शन, तो इसमें आप कुछ स्टेट्स का मेंशन कर सकते हैं, जैसे राजस्थान 2016 में उन्होंने एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान लाया था बेस्ड ऑन 4 वाटर कॉन्सेप्ट्स। एंड ये पाया गया कि ऑलमोस्ट दिस लेड टू अबाउट 4% राइजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। जो ये अभियान है, ये जो आप बोल सकते हो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से 4% राइज भी हुआ है इन ग्राउंड वाटर लेवल्स इन राजस्थान। सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आप मेंशन कर सकते हो, वो था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ऑफ राजस्थान। और एक है जल युक्त शिविर अभियान ऑफ महाराष्ट्र। इट वाज लॉन्च इन 2014 यूजिंग जियो टैगिंग एंड ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग। सो इस पर्टिकुलर अभियान के हेल्प से महाराष्ट्र ने ऑलमोस्ट 11,000 विलेजेस को ड्राउट फ्री बनाया था, ठीक है। Next news is about the Supreme Court upholds the Election Commission's power to conduct special intensive revision of electoral rules. So देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ है अभी 3 फेजेस में हुआ था, राइट। सो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज तो हो गया, थर्ड फेज अभी रिसेंटली परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सो इसको चैलेंज किया गया था वे बैक इन 2025 लास्ट ईयर। सो क्यों? बिकॉज देखिए एज पर सम पार्टीज, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये केस गया था एडीआर वर्सेस ईसीआई केस 2025। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब जो उनका पावर है टू कंडक्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और यू कैन से अपडेट जो करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों करते हैं? जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं हर स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के, उनको अपडेट करना है टाइम टू टाइम, ताकि नए वोटर्स जो आए या जो पुराने वोटर्स जा चुके, या कोई किसी का डेथ हुआ है या किसी का कोई आई मीन यू नो लाइक कोई पोलिंग स्टेशन वगैरह जो है वोटिंग सेंटर्स चेंज करते हैं। सो ये सब चीज़ों को अपडेट करने के लिए, कोई नया मतलब चेंजेस अगर आए हैं तो उसको अपडेट करने के लिए ECI टाइम टू टाइम SIR को रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो ECI हैज दिस पावर टू रिवाइज द इलेक्टोरल रोल अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा भी अगर देखेंगे वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। तो इनके पावर के हिसाब से मतलब ECI के पास वो पावर होता है टू कंडक्ट SIR। सो और देखिए ये जो SIR का एलिगेशंस है कि वोटर्स को मतलब जानबूझ के किसी का नाम काटना ही एंड ऑल, सो ये सब केसेस बहुत पहले से चल रहा था। और ADR वर्सेस ECI केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो इलेक्टोरल रूल्स रिवीजन करते हैं, ठीक है, मतलब अंडर SIR बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये वैलिड है। सो
ये की हाईलाइट्स जो सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली आया है, सो उनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो पहला उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे दिया कि एसआईआर सेटिस्फाइज प्रोपोर्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स। जो जो भी प्रोपोर्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स है एसआईआर उसको उसका जो मैंडेट है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि लिमिट्स ऑन सिटीजनशिप डिटरमाइंस कॉन्सिक्वेंसेस। Okay, that means ECI can time to time examine citizenship questions. Okay, and it's expected that it will not affect the individual's entitlement to be in the electoral roll. तो हाँ, ये सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये पास ये पावर है किसी का अगर इनवैलिड अगर उनको लगे, इफ दे हैव द डाउट एंड ऑल, सो आप उसका नाम मतलब इलेक्टोरल रोल से हटा सकते हो, एंड यू कैन रेफर दैट डाउटफुल वोटर टू ए ट्राइब्यूनल। ओके, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में आप उनके नाम भेज सकते हो। बट ये याद रखिए कि डज नॉट डाइवेस्ट द इंडिविजुअल ऑफ सिटीजनशिप क्लेम्स। यू कैन से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाँ, आपके पास वो पावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पावर इंडिया के पास वो पावर है, किसी का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा सकते हैं या डाल सकते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज पर द स्टैट्यूट और द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऐसा नहीं है कि आप उनको सिटीजनशिप से डायरेक्टली उसको हटा सकते हो, ठीक है। वो आपके पास वो मतलब पावर नहीं है। हाँ, लेकिन आप उसको कोई अगर डाउटफुल वोटर है या कुछ आपके पास अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन रिफर द नेम्स टू द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है टू द ईसीआई। ओके, सो ये एक न्यूज़ था, इंपॉर्टेंट है। और लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया था स्टार्टिंग में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 324(1) टू ग्रांट यू कैन से सुपरिंटेंडेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट ग्रांट्स ईसीआई द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी पावर्स में अगर देखेंगे तो उसमें आरपीए 1951 का सेक्शन 21(3) है और सेक्शन 16 है। अंडर सेक्शन 21(3) of the RPA 1950, it empowers the Election Commission of India to order special revision of electoral rules। और देखिए आर्टिकल 324(1) में ये दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो मतलब सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है। और इस आर्टिकल के बेसिस में ही आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लाया गया था, जिसके अंदर सेक्शन 21(e) को स्पेसिफिकली रखा गया था। वाई? बिकॉज अंडर सेक्शन 21(3) ईसीआई के पास ये पावर आ गया कि वो लोग टाइम टू टाइम स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स कर सकते हैं। सेक्शन 16 में अगर देखेंगे, डिस्क्वालीफाइज ए नॉन सिटीजन फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड। ये भी पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अंडर सेक्शन 16 ऑफ द आरपीए 1950, ठीक है। मतलब अंडर सेक्शन 16 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डिस्क्वालीफाई ए नॉन सिटीजन फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड। तो ये आप बोल नहीं सकते हो कि कोई बाहर से आया और मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, मैं 5 साल रह चुका हूँ। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द ईसीआई अंडर सेक्शन 16 कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं नॉन सिटीजन को फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल। ओके, दूसरा अगर देखेंगे तो ये जो आरपीए 1950 है, इसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए और स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 लाया गया है। इट स्पेसिफाइज प्रोसीड्यूर्स फॉर एनरोलमेंट रिवीजन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें मतलब अभी देखिए तो एक ही मतलब फ्रेम में आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324(1) है, जिसके बेसिस में आपका आरपीए 1950 बनाया गया। आरपीए 1950 में आपका मतलब जैसे कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को दिया गया, फिर उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से एक नया रूल्स लाया गया, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। तो यही ऐसे ही हर एक लॉ में हमारे इंडिया में कैसा होता है, पहले किसी आर्टिकल के बेसिस में कोई एक्ट बनाया जाता है, स्टैट्यूट बनाया जाता है, और उस पर्टिकुलर एक्ट को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, फोर्स करने के लिए कुछ रूल्स लाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द आईबीसी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अगर देखेंगे आईबीसी 2016 में आया था एंड लास्ट इट वाज अमेंडेड इन रिसेंटली इन 2026 इटसेल्फ। आईबीसी के बारे में अगर आपको पता है कि इट्स अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, जो इंडियन लॉज है रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाया गया अंडर द आईबीसी कोड। आईबीसी का अचीवमेंट अगर देखेंगे इन लास्ट 10 years, तो जो आपके एनपीएस है आईबीसी की वजह से
एनबीएस पे डिक्लाइन दिखे गए, सो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2018 में अगर देखेंगे जो ग्रॉस एनपीए है दैट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 11.5% टू 2.3% इन फाइनेंशियल ईयर 26। सो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, अच्छा इंप्रूवमेंट है, आप बोल सकते हो। एनपीएस घट गए हैं ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी। फिर रिकवरीज भी अच्छे हुए हैं। IBC has accounted for 52.3% of total bank recoveries in financial year 2025 with total recoveries क्रॉसिंग 4.11 ट्रिलियन। सो देखिए कितना मतलब बैंकिंग सेक्टर में कितना आपका पैसा मतलब रिकवर करना था। सो अगर आप देखेंगे आईबीसी 2016 से लेकर आई मीन ये 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4.11 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 52.3% अब तक बैंक रिकवरीज हो चुका है, एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। मतलब मोर देन 50% रिकवरी हो चुका है इन लास्ट 10 ईयर्स। ओके, एंड इट्स ए होपिंग अमाउंट ऑफ 4.11 ट्रिलियन रुपीज। ओके, फिर आप देखो अचीवमेंट तीसरा क्या है, रिकॉर्ड पीएसबी प्रॉफिट्स। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है पीएसबीज, दे हैव रिपोर्टेड ए कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ 1.98 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25। सो ड्यू टू द आईबीसी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है दे हैव रिपोर्टेड ए कंबाइंड नेट प्रॉफिट। सो ये फिगर्स लिख के रखिए, 1.98 ट्रिलियन रुपीज अब तक रिकवर हो चुका है, मतलब सॉरी मतलब प्रॉफिट हो चुका है अब तक public sector banks. फिर shift in control under IBS. IBC has shifted decision making power from defaulting promoters to creditors. ठीक है, सो आप समझ सकते हैं कि ये 10 years में IBC ने बहुत सारा अचीवमेंट्स किया है। सो दीज आर सम ऑफ देम। इश्यूज अभी भी कुछ लेकिन एसोसिएटेड इश्यूज है विद IBC, जैसे डिलेज इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। So you can say reaching 744 days as March 2026 against the mandated time limit of 330 days. So corporate insolvency, that means corporate sector में जो भी insolvency cases होते थे उसमें IBC के अनुसार एक टाइम लिमिट को फिक्स किया गया था। That is कोई भी insolvency resolution है, corporate insolvency resolution है, it has to be I mean like solved within 330 days. But अब ये एवरेज फिगर आप बोल सकते हो कि अभी भी जो है इसमें 744 डेज लगता है एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। सो इट इज नॉट मीटिंग द मैंडेटेड टाइम लिमिट। ओके, दूसरा है डिक्रीज रिकवरी। सो रिलेटिव टू लिक्विडेशन वैल्यू हैज रिपोर्टेड फॉलन बाय 30%। फिर इम्प्लीमेंटेशन में अगर देखेंगे इसमें भी कुछ इश्यूज है, जैसे आईबीसी फंड प्रोवाइडेड फॉर इन द ओरिजिनल कोड रिमेन्स अनऑपरेशनलाइज्ड। मतलब आईबीसी जो जब लाया गया था तब एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड भी लाया गया था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी अनऑपरेशनलाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट। व्हाइल ई कोड्स एग्जिस्ट देयर इज ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल फ्लुएंसी अमंग सम जजेस। सो ये सब कुछ इश्यूज है, आप लिख सकते हो। वे फॉर्म में आप लिख सकते हो अबाउट द स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज। यू कैन लाइक एक्सपांड द एनसीएलटी और एनसीएलटी बेंचेस जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है या नेशनल कंपनी लॉ एप्यूलेट ट्राइब्यूनल है, उनके बेंचेस को आप एक्सपांड कर सकते हो लाइक आईबीसी के केसेस को हैंडल करने के लिए। यू कैन एस्टेब्लिश स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर हैंडलिंग द आईबीसी केसेस और रिजोल्यूशंस, ताकि मतलब वो जो टाइम लिमिट हमने देखा था 744 डेज का, उसको घटा के हम लोग अराउंड 330 डेज के आसपास ला सके एज पर द आईबीसी मैंडेट। फिर ऑपरेशनलाइज इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, सो टू एड्रेस द डिफॉल्टर्स इन द पार्टनरशिप एंड proprietorships which form the backbone of the Indian entrepreneurships. Okay, so individual insolvencies जो है उसको operationalize करना है हमको, और improving asset valuation. So we have to shift from liquidation values to enterprise values. So liquidation value से enterprise value को shift करेंगे तो क्या होगा, कंपनी का जो potential है वो ज़्यादा reflect होगा public domain में, and it will reduce the haircuts taken by the creditors. So just you can remember this important points of related to IBC. आईबीसी का एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, जैसे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द आईबीसी माने जो कोड होता है। ठीक है, तो याद रखिए आईबीसी 2016 का जो कोड है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आता है वो सारे कंपनीज में एप्लीकेबल होगा आईबीसी कोड। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स एलएलपी जो होते हैं उसमें भी एप्लीकेबल होगा। पर्सनल गारंटर्स जो होते हैं तो कॉर्पोरेट डेप्टर्स, उनके ऊपर भी आईबीसी लागू होता है। पार्टनरशिप्स फर्म्स के ऊपर भी होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर तो हो गई। सो द 4 पिलर्स ऑफ आईबीसी अगर देखेंगे, फर्स्ट इज वी हैव द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीसी कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आईबीसी बोर्ड ऑफ इंडिया या यू कैन से आईबीबीआई
होता है जो मतलब जितने भी लाइक इंसॉल्वेंसी केसेस होते हैं उसको देखते हैं। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी रहते हैं जिसको आईपीज बोलते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जैसे आईयूज आप मेंशन कर सकते हो। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होता है आप बोल सकते हो, अगर आईबीसी का कुछ केसेस है इट विल बी डेल्ट इन एनसीएलटी एंड द डीआरटी, ठीक है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ये डील होता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे आप वे फॉर्ड में हमने देखा था, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे हम लोग ला सकते हैं ताकि ये केसेस को और ज़्यादा मतलब विद इन टाइम फ्रेम 330 डेज का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम लोग मतलब केसेस को सॉल्व कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू हेल्थ। सो रिसेंटली नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एनएचए एस्टिमेट्स ये मतलब डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर 2022-23 बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। एंड अगर देखेंगे ये 10th रिपोर्ट होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे उससे पहले जो आपके नेशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स है वो 2011 में आया था और 2022 में इसका 10th रिपोर्ट लाया। सो फर्स्ट रिपोर्ट जो आया था नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का वो 2011 में था एंड द 10th रिपोर्ट फॉर 2022-23 हैज बीन रिलीज्ड इन मई 2026। और ये प्रिपेयर कौन करता है ये याद रखिए, नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स का जो रिपोर्ट है इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरिएट एंड द नेशनल रिसोर्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, यहाँ पे नाम लिख के रखिए। फिर सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स क्या होता है, देखिए सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स जो 2011 का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ही नेशनल हेल्थ अकाउंट 2011 पहले आया था। सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जितने भी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं या जो भी हेल्थ रिलेटेड आई मीन रिसोर्सेज फ्लो होते हैं सिस्टम के अंदर, हेल्थ सिस्टम के अंदर उसका बैलेंस देखा जाता है, मतलब कितना खर्चा हुआ है और कितना मतलब हेल्थ सिस्टम में कितना पैसा आया है। यू कैन सी इट्स लाइक ए हेल्थ बजट, ओके। सो एक्सपेंडिचर्स एंड आप बोल सकते हो जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो खर्च होता है गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल्स का इन द हेल्थ सिस्टम और कितना मतलब रेवेन्यू या मतलब रिसोर्स आता है। अभी कुछ की फाइंडिंग्स हम देखते हैं 4 पॉइंट्स में, हम लोग आप लिख के रखिए इसको। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट जो है फॉर इंडिया 2022-2023 इसमें 4 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है। सो पहला गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है ऑफ द कंट्री इट हैज ग्रोन। सो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च करते हैं ऑन द लाइक पीपल, ओके। सो एज पर अगर आप कंपेयर करेंगे जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2013-14 में था, गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट क्या करते थे 1.15% ऑफ द टोटल जो बजट है जीडीपी, यू कैन से बजट में टोटल जो बजट है उसमें आप बोल सकते हैं 1.15% ऑफ द टोटल जीडीपी जो होता है वो हेल्थ के बजट में दिया जाता था। और इसको अभी अगर देखेंगे 2022-23 में अगर देखेंगे इसमें आपका 1.43% तक बढ़ चुका है। मतलब पहले जो गवर्नमेंट टोटल बजट में अगर मान लीजिए 100 रुपया अगर बजट है इंडिया का, तो 100 रुपया में पहले 2013-14 में ₹1.15 रुपीज़ मतलब आप बोल सकते हो ₹1.15 ये हेल्थ में देते थे, ठीक है। अभी अगर देखेंगे इन अराउंड 9 to 10 ईयर्स अगर देखेंगे 2022-23 में गवर्नमेंट अभी 1.43 रुपीज़ खर्च करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 1.15% से 1.43% तक बढ़ चुका है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, बट स्टिल इट्स बिलो द 2% मार्क। सो एक जो यूजुअली हमने देखा है जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है या लाइक जो डेवलप कंट्रीज है वो हेल्थ में बहुत एक्सपेंड करते हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज 2% तक तो रहती ही है और जो डेवलप कंट्रीज है वो आप बोल सकते हो टोटल बजट के ऑलमोस्ट 6 to 7% जो है वो हेल्थ में वो लोग खर्च करते हैं, ठीक है। सो स्टिल वी आर वे बैक बट स्टिल देयर इज ए गुड प्रोग्रेस। हमने 1.15% से 1.43% तक हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर बाय गवर्नमेंट। सो प्राइमरी हेल्थ केयर, अभी हेल्थ केयर अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में हमको पता है डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, दूसरा सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड थर्ड है टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। सो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल प्रिवेंटरी मेजर्स होते हैं, जो मतलब आप बोल सकते हो जो मतलब विलेज लेवल में आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं या आप बोल सकते हो छोटे मोटे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, पीएचसीज वो बोल सकते हैं, ठीक है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर।
सो ये जो गवर्नमेंट अभी क्या कर चुके हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें अगर आप देखेंगे 2013-14 में 0.5 लाख करोड़ खर्च करते थे गवर्नमेंट। अभी 2022-23 में गवर्नमेंट 1.4 लाख करोड़ you can say खर्च करते हैं। so that's a very big figure, right? so you can say like 0.5 lakh crores से 1.4 lakh crores तक हमने ये जर्नी किया है, ठीक है। सो प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारा एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ चुका है। दूसरा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सो अगर आप देखेंगे हर फैमिली का जो पर्सनल खर्चा होता है, अपने पॉकेट से जो खर्च करते हैं हेल्थ में, ठीक है, वो पहले अराउंड 2013-14 में 64.2% था। अभी ड्यू टू द यू कैन से इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को मतलब हेल्थ एक्सपेंडिचर्स घटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया है। तो उसकी वजह से क्या है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 64.2% से घट के 43.4% हो चुका है एज ऑफ 22-23। फिर सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड ऑल। सो उसमें हेल्थ केयर में अगर देखेंगे इस सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है इन द केस ऑफ सोशल सिक्योरिटीज। एंड वो 2013-14 में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट 6% खर्च करते थे ऑन SSEs एंड अभी ये बढ़ के 9.9% तक हो चुका है इन 2022-23। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में हमने क्लियरली देखा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पर ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली इन द प्राइमरी हेल्थ केयर, इन द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड सोशल सिक्योरिटी आप बोल सकते हैं इंश्योरेंस कवर्स में, हेल्थ इंश्योरेंस में गवर्नमेंट खर्च करते हैं। अभी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है फॉर हेल्थ केयर आप कुछ मेंशन कर सकते हो, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसके अंदर 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर हेल्थ कवर दिया जाता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। फिर आपके पास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है जिसके अंदर आप बोल सकते हैं जो प्राइसेस है जेनरिक मेडिसिन के वो घट के 50 to 90% चीपर, मतलब ब्रांडेड इक्विवेलेंस मिलता है, ठीक है। मतलब एक ही कंपोजिशन का एक ही कंपोजिशन, जो सॉल्ट के कंपोजिशन होते हैं मेडिसिन पे एक ही कंपोजिशन है, खाली ब्रांड का मतलब नाम डिफरेंट है लेकिन कंपोजिशन वगैरह सब सेम होता है, वो जेनरिक मेडिसिन होते हैं। अगर आप देखेंगे उसमें 50 to 90% कंसेशन होते हैं, जो जैसे 160 रुपीज़ का अगर एक मेडिसिन होगा, मान लीजिए वो अगर जेनरिक वाला खरीदेंगे सेम कंपोजिशन का आपको 50-60 रुपये में भी मिल जाएगा। सो 50 to 90% चीपर होता है, अफोर्डेबल मेडिसिन होता है। इट इज़ ड्यू टू द यू कैन से एफर्ट्स ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और CCPA। सो CCPA जो है it was established under Section 10 of the Consumer Protection Act 2019 and it comes under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? To protect, promote and enforce the rights of consumer as a class, prevent violation of consumer rights and prevent unfair trade practices, etc. Okay? अभी इसका अगर रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन इनिशिएटेड अगेंस्ट अनऑथराइज ऑनलाइन सेल ऑफ हैजर्डस केमिकल्स एंड एक्सप्लोसिव। मतलब जो अनऑथराइज सेल होता है एंड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ हैजर्डस आप बोल सकते हो केमिकल्स और एक्सप्लोसिव जो है ऑनलाइन में अवेलेबल होता है एंड इसको रोकने के लिए रेगुलेटरी एक्शन इनिशिएट किया है CCPA ने, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल cell based train set. So recently Indian Railway has introduced, or you can say approved, the introduction of the hydrogen fuel cell train set on जिन सोनीपत सेक्शन। सो जिन से सोनीपत जाने का जो हरियाणा में है वहाँ पे ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन सेट जो है वो लाया गया है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। यू कैन से डीजल और अभी आपको पता ही है जो पेट्रोल है उसका दाम बहुत ज़्यादा हो चुका है। डीजल जो अभी भी डीजल सेट में रन हो रहे थे, या अगर आप बोल सकते हो कार्बन फुटप्रिंट को अगर घटाना है तो हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी को लाना ही होगा। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये धीरे धीरे से आप बोल सकते हो पायलट प्रोजेक्ट में ये ट्रांजिशन या एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अभी अगर इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल तो क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है, इससे 3 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा वाटर एंड तीसरा हीट।
मैकेनिज्म क्या होता है? अनलाइक ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन, फ्यूल सेल जनरेट पावर विदाउट बर्निंग फ्यूल। तो याद रखिए, इसमें इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है। सो इट रिजल्ट्स इन जीरो हार्मफुल इमिशन। और अगर देखेंगे जो उसका बाय प्रोडक्ट्स है सिर्फ वाटर और क्या होता है, हीट होता है। सो दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल। मेजर टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स अगर देखेंगे तो एक तो हमने देखा है यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, दूसरा है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल और तीसरा है एल्कालाइन फ्यूल सेल्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। सो रिसेंटली हंगेरीज पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ मेंबरशिप इन आईसीसी। मतलब आईसीसी का मेंबरशिप जो था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबरशिप, वो हंगेरी के, आप बोल सकते हो हंगेरी का ओवर हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर से रिन्यू किया और हंगेरी के पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है रिसेंटली। ठीक है, सो आईसीसी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हॉक में है, नीदरलैंड्स में। और ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट वाज फाउंडेड बाय द रोम स्टैट्यूट। तो याद रखिए, रोम स्टैट्यूट जो 1998 में एडप्ट किया था, इसको फोर्स किया गया था, इन्फोर्स किया गया था इन 2002। और इससे क्या हुआ? वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हॉक नीदरलैंड्स में सेटअप हुआ था। इसका जुरिडिक्शन अगर हम डिस्कस करते हैं, सो इसका काम क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड ट्राई इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो आईसीसी में क्या होता है? आईसीजे और आईसीसी में ये डिफरेंस है। आईसीसी में इंडिविजुअल्स को टाई किया जाता है, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम्स, वॉर क्राइम्स वगैरह। इसमें कोई कंट्री या कोई पर्टिकुलर ग्रुप को के ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। अभी क्राइम्स कैसे होते हैं? जैसे आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर डिक्टेटर के ऊपर कुछ किसी ने जेनोसाइड किया, या किसी का क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम्स या क्राइम ऑफ एग्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, सो इसके ये सब आईसीसी के जुरिडिक्शन में आते हैं। अगर आप देखेंगे मेंबरशिप, अभी प्रेजेंटली 125 मेंबर कंट्रीज है आईसीसी का। अभी अगर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ कंट्रीज है हु आर कंट्रीज नॉट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट। सो रोम स्टैट्यूट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, बट कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो मतलब रोम स्टैट्यूट के अंदर नहीं आता है। दैट मीन्स आईसीसी के स्टैट्यूट में नहीं आता है। सो इसमें अपना इंडिया का नाम आप याद रखना होगा आपको। बाकी इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना, ये सब कंट्रीज है जो दे आर नॉट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट। फंडिंग अगर देखेंगे, ये आईसीसी का जो मैकेनिज्म है, इट इज़ बीइंग फंडेड बाय द मेंबर स्टेट्स। और जो आईसीसी के डिसीजन है वो बाइंडिंग है एनफोर्समेंट में। ठीक है, सो इसलिए इंडिया जैसे कंट्रीज, इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना, ये आईसीसी डिसीजंस इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द रोम स्टैट्यूट एंड दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आईसीसी। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी और एफएसी। So FAC has granted in principle approval for the diversion of 3,000 hectares of forest land across several states for key infrastructure projects. So recently न्यूज़ में आया था, ये बहुत डिबेटेबल था। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने ऑलमोस्ट थ्रू आउट इंडिया 3,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करने का अप्रूवल दे दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अगर देखेंगे, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी और इसको बनाया गया था अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसका चेयरमैन कौन है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट रहेंगे वही बाय डिफॉल्ट उसका चेयरमैन भी रहेंगे एफएसी का। फंक्शंस क्या है? प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इवैल्यूएटिंग प्रपोजल्स फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, जैसे माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग एक्सेट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से एफएसी का जो डिसीजन होगा वो बहुत क्रूशियल होता है। फिर डिस्कस करते हैं कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकमेंडेड द एलिवेशन ऑफ 5 पर्सन्स एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो कॉलेजियम सिस्टम में अगर देखेंगे आप, अब 5 लोग रहेंगे। ठीक है, सो कॉलेजियम सिस्टम अगर आप देखते हो तो इसमें आप बोल सकते हो जो कॉलेजियम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट और रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स इन हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का जो बॉडी है वो अलग अलग है। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग रहेंगे अभी, क्योंकि उसमें मॉडिफाई किया गया है। और हाई कोर्ट कॉलेजियम कमिटी में अगर देखेंगे 3 लोग रहेंगे। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कौन कौन रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 4 अदर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रहेंगे। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में 3 पर्सन रहेंगे, जिसमें एक तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट रहेंगे। अभी द जजेस, अभी ये कॉलेजियम तो डिसाइड करेगा किसको मतलब हाई जज बनाना है या किसको चीफ जस्टिस बनाना है।
और कॉलेजियम का जो ये अपॉइंटमेंट होता है कंप्लीटली, अभी देखिए कॉलेजियम का काम है रिकमेंडेशन करना, लेकिन अपॉइंटमेंट जो होता है इट इज बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 एंड 217। अभी एक चीज याद रखिए यहाँ पे, गवर्नर का रोल होता है क्या इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट? नहीं होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 124, एंड प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के भी जजेस को अपॉइंट करते हैं जब कोई भी रिकमेंडेशन आता है फ्रॉम द हाई कोर्ट कॉलेजियम, एंड इट इज बीइंग डन अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अंडर आर्टिकल 124, and same president of India appoints the high court judges recommended by the high court collegium as per article 217 of the Indian constitution, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग एंड जीएसटी रूलिंग। सो सुप्रीम कोर्ट हैज अपहोल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव 20% जीएसटी। आपको पता होगा ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड या गैम्बलिंग से रिलेटेड जो है जीएसटी, आप बोल सकते हो गैम्बलिंग तो बैंड है, सॉरी, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड अगर देखेंगे तो 20% जीएसटी गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट, मतलब अगर कुछ हो चुका है पास्ट, आप बोल सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ही है समथिंग विच इज लाइक, मतलब पीछे का जो टैक्स है, अगर किसी चीज़ में मतलब पास्ट में टैक्स नहीं लगाएगा तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए आज रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी में अगर पहले अगर आपका स्लैब्स होते थे, 4 स्लैब्स 3 स्लैब्स होते थे, ठीक है। सो जीएसटी तो नहीं, आप मान लो अभी किसी पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में सो टैक्स नहीं लगता था, तो मान लीजिए 2016 ने गवर्नमेंट को लगा कि अभी 2026 तक कुछ टैक्स नहीं लगा है ट्रेडिंग में, तो एक एक्स्ट्रा ट्रेड टैक्स लगाते थे विद इफेक्ट फ्रॉम 2016, तो वैसा टैक्स क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पास्ट के किसी इवेंट या टाइमलाइन से प्रेजेंट पॉइंट तक मतलब जो टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट लगा सकते हैं, दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एंड जीएसटी रूलिंग में आप देखेंगे ये वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 28% सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग में टैक्स लगाया था दैट इज वैलिड, ओके। So decision to levy 20% GST retrospectively on online gaming platform is constitutionally valid, ये ruling सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। So very easy to understand। अभी क्यों ये ऐसा हो रहा है, अभी देखिए ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है जो अभी आप बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। 2024 में अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 234 बिलियन इंडियन रुपीस अगर देखेंगे इट वाज इन्वेस्टेड इन द ऑनलाइन गेमिंग मार्केट, और प्रोजेक्टेड जो है बाय 2027 316 बिलियन इंडियन rupees will be like you can say invested in the online gaming market। और इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग दैट इज प्रोग एक्ट 2025 लाया था, ताकि ऑनलाइन गेमिंग को मतलब ये टैक्स भी लगा सके, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा सके, और एक लीगल फ्रेमवर्क भी लगा सके, ताकि ऑनलाइन गैम्बलिंग या आप बोल सकते हो हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत कम कर सके। लेकिन फिर भी लोग खेलते ही है। देखिए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, सोशल डिस्ट्रेस होता है, ये सब चीज़ों को हटाने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग को थोड़ा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऑफ 20% लगाया था ऑन जीएसटी, और उसके लिए ही प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्रोग एक्ट 2025 लाया था। लेकिन किसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये 20% जीएसटी जो लगाया था रेट्रोस्पेक्टिवली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है ऑन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो 28% रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया, जीएसटी टैक्स लगाया ऑन ऑनलाइन गेमिंग, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एज पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पीसीज इन न्यूज, दिस इज लॉन्ग टेल डस्क हॉकर, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्यानाकंथा खासियाका। ये पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई है, बिलोंग्स टू द ऑर्डर ओडोनाटा। ओडोनाटा स्पीसीज के बारे में हमने पहले भी देखा था, ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज। इट इज अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट्स, एंड इनके पास नियरली 360 डिग्री मतलब वो देख सकते हैं, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू है। फिर दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और ये सबसे इसका अगर आप देख सकते हो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द
मॉस्किटो पॉपुलेशन, जो मच्छर के पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में भी ये पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज बहुत बेनिफिशियल है। और ये पर्टिकुलर स्पीसीज अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। इंडिया के बारे में अगर देखेंगे तो हमारे नामदफा नेशनल पार्क में, स्पेशली नामदफा नेशनल पार्क जो है इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ एट ट्राई जंक्शन पॉइंट ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। तो इसमें ये पर्टिकुलर लॉन्ग टेल डस्क हॉकर ड्रैगन फ्लाई पाया जाता है। If you talk about the Namdapha National Park, it is in the catchments of the Noa Dihing River, एंड इसका पर्टिकुलर हाईएस्ट, अगर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द दाफाबांग। दाफाबांग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द नामदफा नेशनल पार्क। और आसपास के, अगर नामदफा नेशनल पार्क के आसपास के बोर्डरिंग मतलब एरियाज को देखेंगे तो उसमें कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पाटकाई हिल रेंजेस है, एंड म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर है। नामदफा नेशनल पार्क में और भी कुछ स्पीसीज, इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे ऑल द 4 बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ये भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू यमुना रिवर। सो सुप्रीम कोर्ट कमिटी फॉर यमुना क्लीन अप। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाया अंडर द यूनियन होम सेक्रेटरी टू प्रिपेयर कम्प्रिहेंसिव प्लान टू क्लीन द रिवर यमुना। यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये, ठीक है, एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो। एंड यमुना रिवर, if you talk about Yamuna, it is the longest tributary of the Ganga, and once it was a tributary of the river Ghaggar, जिसको हम मोस्ट लाइकली सरस्वती भी बोलते हैं वेदा में, घग्गर अभी बोलते हैं, लेकिन मतलब पुराने टाइम में उसको सरस्वती रिवर बोलते थे। तो यमुना वॉज पार्ट ऑफ द सरस्वती और द घग्गर रिवर एट वन टाइम, बट नाउ इट हैज बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, एंड इनफैक्ट इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। उसका ओरिजिन अगर देखेंगे, यमुना रिवर का ओरिजिन आता है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, and it is in the Bandarpunj Massif in the Greater Himalayas of Uttarakhand. कोर्स अगर देखेंगे, यमुना रिवर फ्लोज टू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी, एंड आपको पता ही होगा जॉइंस द गंगा रिवर एट प्रयागराज, जिसको हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का जो यू कैन से मतलब मीटिंग पॉइंट है। और एक चीज आपको याद रखना है, इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर नॉट डायरेक्टली फ्लोइंग टू द सी। इंडिया में इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच इज़ नॉट डायरेक्टली फ्लोइंग द सी, बट हाँ बहुत सारे स्टेट से फ्लो होके वो गंगा के साथ मतलब प्रयागराज में मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर जो डायरेक्टली सी में फ्लो नहीं करता। मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करते हैं तो इसके पास जैसे बेटवा, केन, सिंध, फिर टॉन्स है, चंबल है। तो चंबल याद रखिए, यमुना रिवर का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल है, लेकिन लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर का क्या है, टॉन्स है, ठीक है। एंड द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज रिलेटेड टू क्वीन पाइनएप्पल मिशन एंड पाइनएप्पल। सो रिसेंटली अगर देखेंगे पाइनएप्पल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं बैकग्राउंड। ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, दिस इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अमेरिका। ये पर्टिकुलर फ्रूट जो है हम बोल सकते हैं, इट वाज ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज इन द 16th सेंचुरी। मेजर प्रोड्यूसर्स अगर देखेंगे पाइनएप्पल का वर्ल्ड में अभी कोस्टा रिका, ब्राजील, चाइना, इंडियन, थाईलैंड है। और इसका फ्रूट टाइप अगर देखेंगे, इट्स ए मल्टीपल फ्रूट, जिसको कंपोजिट फ्रूट भी बोटानिकली बोला जाता है। अभी ये पर्टिकुलर जो फ्रूट है, इट इज द डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए यू नो लाइक द मिशन क्वीन पाइनएप्पल वाज ब्रॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको हम डोनर मिनिस्ट्री बोलते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने मतलब मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है। क्यों किया है? ऑब्वियसली इट्स अ स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। सेकेंडली जीआई टैग, मतलब जो आपके क्वीन पाइनएप्पल है, इट्स जीआई टैग फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। और ये जो मिशन क्वीन पाइनएप्पल है, आपको पता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंटीग्रेट फार्मर्स अक्रॉस द एंटायर पाइनएप्पल वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट। सो त्रिपुरा में जितने भी फार्मर्स रहेंगे, त्रिपुरा ही नहीं ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करेंगे, इंडिया को भी, रेस्ट ऑफ इंडिया को भी। सो लेकिन जो बेस ऑफ ऑपरेशन होगा वो कहाँ से शुरू होगा? फ्रॉम द एंटायर पाइनएप्पल वैल्यू चेन ऑफ त्रिपुरा। इसमें प्रोडक्शन से लेके एक्सपोर्ट तक सब मतलब लिंक है अंडर मिशन क्वीन पाइनएप्पल। और इसको प्रमोट किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने अलॉन्ग विद त्रिपुरा गवर्नमेंट। और इसके लिए आप बोल सकते हो एक 3 ईयर रोड मैप भी बनाया है, फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28-29, ठीक है। So this was the total discussion of the important news articles. So I hope you liked the video. 2 दिन का डिस्कशन था, इसलिए थोड़ा लेंदी हुआ है। सो असम रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा, डेवलपमेंट्स में न्यूज़पेपर एनालिसिस लाऊंगा उसका भी, तो आप देखते रहिए एंड हैव ए ग्रेट डे हेड।